नमस्कार, मैं हूँ नेहा पांडे और प्रस्तुत कर रही हूँ मीरा सिन्हा द्वारा रचित ये कहानी भूल कहाँ हुई। अभी उसे जरा झपकी सी ही आई थी कि दरवाजे पर आती दस्तक से वह चौंक कर उठ बैठी। लगता है सब लोग शमशान घाट से लौट आए हैं। वह शीघ्रता से उठकर दरवाजे की ओर बढ़ चलती है। आहट सुनकर घर की सभी महिलाएं भी आ जाती हैं। दरवाजे की औपचारिकता पूरी होते ही मनीष तेजी से अपने कमरे की ओर बढ़ जाते हैं। रत्ना का मन किसी अप्रिय घटना की आशंका में कांप जाता है, लेकिन उस गहन चुप्पी के वातावरण में वह कुछ पूछे भी तो कैसे। एक एक करके सभी पुरुष सदस्य घर के अंदर आ जाते हैं। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ स्तंभित सी वहीं खड़ी रह जाती है। आखिरकार उस चुप्पी को उसके बड़े नंदोई प्रशांत भंग करते हैं। वह यह कहकर कि भाभी जी सभी को मिठाई पानी दीजिए। वह शीघ्रता से पानी लेने अंदर चली जाती है। जब लौट कर वापस आती है तो कमरे से आती फुसफुसाहट उसे सारी घटना का आभास करा देती है। वही हुआ जिसका उसे डर था। लगता है मनीष ने माँ की चिता को अग्नि देने से मना कर दिया और किसी दूर के रिश्तेदार को अग्नि देनी पड़ी। उसके कमरे में प्रवेश करते ही सब चुप हो जाते हैं। वह मिठाई और पानी देकर शीघ्रता से वहां से लौट पड़ती है। माँ की मृत्यु के बाद देवर से इंग्लैंड में फोन से संपर्क न हो पाया था, तो उसने कितना समझाया था मनीष को कि लोकाचार कर देना, लेकिन मनीष बराबर चुप्पी साधे रहे। उनकी चुप्पी देखकर ही रत्ना बहुत बुरी तरीके से आशंकित हो उठी थी और उसकी आशंका सच ही निकली। अच्छा है बच्चे इस समय घर पर नहीं है, अपनी मामी के पास बंबई गए हुए हैं, वरना बड़ी बेटी तो उनके पिता की आलोचना सुनकर फफक कर रोती। मम्मी डैडी ये सब क्यों करते हैं, उनकी बुराई बर्दाश्त नहीं होती। रत्ना उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दे पाती, क्योंकि वह स्वयं ही कहाँ सहन कर पाती है। तभी तो मनीष को बराबर से समझाती है, पर मनीष समझे तब ना। उसे अचानक मनीष पर क्षोभ हुआ आता है। इन्होंने जीवन में मुझे और बच्चों को क्या दिया है, यहाँ तक कि कहीं शांति से उठने बैठने लायक भी नहीं छोड़ा है। इसी शोभ की मनस्थिति में वह अपने कमरे में आ जाती है। मनीष चुपचाप छत की ओर अपलक निहारते हुए शांत लेटे हुए हैं। उसकी आहट पाकर सूनी सूनी निगाहों से उसकी ओर देखते हैं। उस दृष्टि से उसका शोभ न जाने कहाँ नष्ट हो जाता है और उसके हृदय में मनीष के प्रति न जाने कितनी करुणा और सहानुभूति उमड़ पड़ती है। रचना सोचने लगती है, कितने थके हारे लग रहे हैं। जीवन में इन्होंने सर्वदा टूटने का ही अनुभव किया। इनके मन में माँ को अग्नि ना दे पाने की कितनी गहन पीड़ा होगी, यह कोई कैसे समझ सकता है। थोड़ा बहुत मुझे ही अनुमान है कि कैसे माँ बेटे के संबंधों में दरार पड़कर एक गहरी खाई बन गई। वह समझ नहीं पाती है कि जब उसने और मनीष ने अपनी समझ से परिवार के लिए आत्मसुख का बलिदान कर दिया था, तब क्यों सब कुछ उलट पुलट गया। 24 वर्ष पूर्व की बात है, लेकिन रत्ना को लगता है जैसे सब कुछ आज ही घटित हुआ हो। जब यह विवाह के 2 वर्ष बाद मनीष के पास पहली बार उसकी नौकरी पर गई थी, और वहीं उसने अपने ससुर के गंभीर हालत का तार मिला। जल्दी जल्दी वे लोग घर आए तो वहां उनका पार्थिव शरीर ही देखने को मिला। मृत्यु ने उन्हें अंतिम समय में पुत्र और पुत्रवधू को भी देखने का अवसर न दिया था। रात में ही उन्हें हार्ट अटैक हुआ था और सवेरे 10 बजे तक वे सबको रोता बिलखता छोड़कर चले गए थे। शांत चिर निद्रा में जमीन पर लेटा हुआ उन्हें देखकर भी रत्ना को यकीन नहीं हुआ था कि वे नहीं रहे। अभी 2 महीने पूर्व ही तो वो उसे मनीष के पास छोड़कर आए थे और 2 वर्ष पहले ही तो ब्याह कर लाए थे। उन्होंने स्वयं रत्ना के पिता को अपनी पुत्रवधू बनाने के लिए मांगा था और अपनी पसंद की हमेशा भूरी भूरी प्रशंसा करते रहे। कभी किसी ने कोई गलती निकाली तो उसकी खैर नहीं। वे कितनी भाग्यशाली समझी जाती थी। विवाह होते ही ससुर का प्रमोशन हुआ। पति का भी पीडब्ल्यूडी में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर नियुक्ति हुई और ननद का अच्छे घर में विवाह हुआ। घर में मनीष सबसे बड़े थे, इसी कारण उसके लिए सबके मन में बड़े अरमान थे। ससुर ने इसीलिए उसे मनीष के पास 2 वर्षों तक जाने भी न दिया, क्योंकि वो कहते थे पहले हम लोग जी भर कर देख तो लें, मनीष के साथ तो उसे जीवन भर रहना है। अब न जाने कितने स्वयं के अरमान सजोकर जब वह मनीष के पास गई भी तो यह दुखदाई समाचार मिला। चारों तरफ क्रंदन ही क्रंदन, उसमें भी माँ का क्रंदन तो उससे सहन ही नहीं होता। सबको धैर्य दिलासा देते देते वह स्वयं भी बरबस फफक कर रो पड़ती। वह स्वयं भी तो उनसे बहुत जुड़ी थी। मनीष ने उसे अकेले में समझाया, देखो हम लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है। किसी को भी यह अनुभव नहीं होना चाहिए कि पापा जी नहीं रहे। मैं पिता बनूंगा सबका, और तुम्हारी ओर से भी किसी को किसी प्रकार की शिकायत नहीं होनी चाहिए, विशेषकर माँ को। रत्ना चुपचाप सहमति में सिर हिला देती है, लेकिन मनीष सरकारी नौकरी छोड़कर प्राइवेट फर्म में नौकरी करने के लिए गए निर्णय से वह सहमत ना हो सकी।
हालांकि प्राइवेट फर्म वाले 200 रुपये महीना अधिक दे रहे थे, पर परिवार के लिए यह आवश्यक था कि एक स्थान पर नौकरी की जाए। बार बार के स्थानांतरण से यहाँ की सारी जमी जमाई गृहस्थी बिगड़ने का अंदेशा था, और यदि मनीष बाहर रहते और परिवार यहाँ, तो दोहरी गृहस्थी का भार हो जाता, जिससे आर्थिक संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाता। सब लोगों की मनीष को इस निर्णय पर सहमति थी, लेकिन रत्ना ही थी जो इसका हजार तरीके से विरोध कर रही थी। एक तो सरकारी नौकरी का मोह, दूसरे कहीं अपनी गृहस्थी का सपना। रत्ना ने मनीष को नाना भांति से समझाया, पर मनीष की आज्ञा उसकी एक न चली। समय बीतता रहा और सब कुछ सामान्य सा हो गया। रत्ना ने भी इस जीवन में अपने को रचा बसा लिया। कभी कभी अपने निसंतान होने का दुख उसे अवश्य होता। मनीष तो इस बारे में भी सोचते न थे। उनके दुखी होने पर कह देते थे, पागल हुई हो क्या? भगवान ने तुम्हें पहले से ही 4 बच्चे दिए हैं, और अब क्या होंगे? मनीष 3 बहन और एक भाई थे। दोनों नंदों की शादी हो गई। देवर आईएएस के कंपटीशन में आ गए। रत्ना को आज भी वह दिन अच्छी तरह याद है जब देवर के आईएएस का रिजल्ट निकला था। मनीष कितना प्रसन्न हुए थे। हर्षा तेरे एक से रो पड़े थे। उन्हें लगा था इतने दिनों की उनकी तपस्या फलीभूत हो गई। अच्छे घर में देवर की शादी हो गई। आईएएस लड़कों को वैसे भी लड़कियों की कहाँ कमी रहती है। बड़े शौक से देवरानी ब्याह कर लाई थी वह। जीवन का जो लक्ष्य मनीष और रत्ना ने बनाया, उसके पूरा होने की पूर्ण संतोष की आभा उन दोनों के चेहरे पर निखर आई थी। मोहल्ले में लोग उनके परिवार का उदाहरण देते। मनीष सोचने लगे कि अब वे अपनी जिम्मेदारियां भाई के कंधों पर डालकर तनावमुक्त जीवन व्यतीत करेंगे। पर शीघ्र ही उनकी आशाओं पर तुषारपात हुआ। हुआ यूं कि देवर ने नया नया कलर टीवी और वीसीआर लिया। उन दिनों ये चीजें बहुत कम लोगों के पास हुआ करती थी। देवर उसे लेकर छुट्टियों में घर आए। सारा परिवार दोनों चीजों को देखकर खुशी से भर उठा। सब नंदे और उनके बच्चे भी छुट्टियों में आए हुए थे। सारा दिन कौन सी पिक्चर लगाई जाए, इस पर गर्मा गर्म बहस होती रही। मनीष उस समय फैक्ट्री गए हुए थे। उन्हीं के आने की प्रतीक्षा हो रही थी, ताकि उनके आने पर सारा परिवार इकट्ठे उस आनंद का उपभोग कर सके। मनीष घर आए तो रत्ना ने उन्हें टीवी और वीसीआर के बारे में बताया। सुनते ही मनीष गुस्से से बिफर पड़े। देवर को डांटते हुए बोले, अभी इतने कम दिनों की सर्विस में कहाँ से इतना पैसा आ गया? और अगर पैसा था तो बजाय फिजूल खर्ची करने के घर के किसी काम में लगाया होता। पिताजी घर के जिन हिस्सों में प्लास्टर न करवा सके, वहां प्लास्टर ही करवा दिया होता। मनीष का गुस्सा देखकर सारा परिवार सन्न रह गया। सारे दिन की खुशी एक मिनट में ही न जाने कहाँ चली गई, और देवर मनीष के सामने तो कुछ न बोले, पर कमरे में जाकर बड़बड़ाने लगे। भैया मेरे किसी काम से कभी प्रसन्न नहीं होते। मैं चाहता तो दोनों चीजें यहाँ लाता ही नहीं, मगर हमने सोचा घर है, चलो छुट्टियों में सब लोग साथ बैठकर आनंद लेंगे। वे कहाँ चाहते थे कि मैं आईएएस बनूं। वे तो चाहते थे कि मैं किसी ऑफिस में क्लर्की कर लूं। ये तो मेरा भाग्य और परिश्रम था। रही प्लास्टर कराने की, तो खुद क्यों नहीं करते? इतने दिनों की नौकरी में क्यों नहीं कराया? माँ ने भी देवर की हाँ में हाँ मिलाई। हाँ और नहीं तो क्या। अपना तो हमेशा गृहस्थी का रोना रोकर सारे उत्तरदायित्वों से बच गया। अब कोई पूछे ऐसा क्या कर दिया हम लोगों के लिए, जो थोड़ा बहुत हम लोगों पर खर्च हो जाता है। बाहर रहते तो पता चलता कि अकेले में ही कितना खर्च होता है। ननद भी बोल पड़ी, जानते हैं कि पिता के ना होने पर आदमी पर कितना भार हो जाता है। विवाह के पहले भी हम लोग सुनते रहे हैं, और विवाह के बाद भी। वह तो माँ का मोह हम लोग को यहाँ खींच लाता है। उनके ना रहने पर कौन आएगा यहाँ? रत्ना सारी बात स्तब्ध होकर सुनती रही। ये सच था कि मनीष अपने उत्तरदायित्वों और घर के बड़े खर्चों को लेकर अक्सर झुंझलाते थे, लेकिन किसी को भार अथवा गैर तो उन्होंने कभी ना समझा। देवर का यह कहना तो गलत न था कि मनीष ने उनके आईएएस के कंपटीशन में बैठने का विरोध किया, मगर इसका कारण यह न था कि वह चाहते नहीं थे कि वह उन्नति न कर सके। वह चाहते थे कि इंटर के बाद वे इंजीनियरिंग में प्रवेश ले और एक दिशा पकड़कर शीघ्र अतिशीघ्र उनके भार को हल्का कर दे। लेकिन देवर को आईएएस बनने की इस प्रकार की जिद थी कि उन्होंने उसके लिए बीएड में एडमिशन लिया। उसके बाद 2 वर्ष तक लगातार कंपटीशन देने पर भी उसके हाथ असफलता ही लगी। ऐसे में मनीष गुस्से से क्लर्की करने की बात कहते थे, वरना उनके कंपटीशन में आने पर सबसे अधिक प्रसन्न वे ही हुए थे। घर और भाई बहनों के प्रति वे इतने समर्पित थे कि उन दोनों में ही भावनात्मक लगाव न हो सका, और वे ही लोग उसे गलत सिद्ध कर रहे हैं। रत्ना को अचानक मनीष से बहुत सहानुभूति हो जाती है। रात में रत्ना ने मनीष को समझाया, आप क्यों बेकार में गुस्सा करने लगे? हम लोगों ने ऐसा जीवन बिता दिया तो जरूरी है कि वे लोग भी हम लोगों जैसे रहें। हम लोगों पर तो पिता की छाया न थी, पर उन लोगों पर तो हम लोगों का वरदहस्त है। बेकार में ही आपने सबका मूड खराब कर दिया। मनीष का क्रोध भी तब तक शांत हो चुका था। बोले, अच्छा जाने दो, मैं सुबह सुबोध को मना लूंगा। वह जानता है कि भैया उससे बहुत प्रेम करते हैं। और मनीष ने सुबह स्वयं ही फिल्म लगवाई। सबको बैठकर देखने को कहा, खुद भी बैठकर देखते रहे, मगर रत्ना अनुभव करती रही कि कल वाली बात आज ना रही थी। परिवार में फासले बढ़ने का क्रम शुरू हुआ तो बढ़ता ही गया, लेकिन मनीष को इसका आभास तब हुआ जब देवर ने अपने लिए जमीन खरीदी।
जमीन खरीदने की बात बड़े यत्न से मनीष से छुपा कर रखी गई, लेकिन मनीष को न जाने कैसे पता चल ही गया। उन्होंने माँ से पूछा, सुना है सुबोध ने जमीन खरीदी है, क्या जरूरत थी घर के रहते दूसरी जमीन लेने की? माँ ने कहा, अरे धन और जमीन भी कभी अधिक होता है। घर तो है ही, एक और जमीन सुविधा से सस्ती मिल रही थी तो उसने ले ली। मुझे बताया क्यों नहीं गया? मुझे घर की बात तीसरे व्यक्ति से पता चली, मनीष ने कहा। माँ ने कहा, तुम नाराज हो जाते हो इसलिए तुम्हें बताया नहीं गया। मनीष की प्रतिक्रिया थी, मैं नाराज हो जाता हूँ, लेकिन ये नहीं सोचा गया कि जब मुझे पता लगेगा तो क्या मैं खुश होऊंगा? मेरी सहमति से यही कार्य करता तो मुझे कितनी प्रसन्नता होती। आज मैं अपने आप को कितना अपमानित अनुभव कर रहा हूँ बता नहीं सकता। बहुत बड़ा धक्का मनीष को इस बात से लगा। मनीष ने क्या चाहा था? केवल थोड़ा सा मान और थोड़ा सा सहारा। अपने इतने त्याग के बदले वह भी उन्हें मिल नहीं पा रहा था। इतने दिन का अमूल्य जीवन जिन्होंने परिवार के लिए गंवा दिया था, बार बार आकर उनसे अपना हिसाब मांगने लगा था। उन क्षणों को फिर से पकड़ने के लिए मनीष व्याकुल हो उठे थे। ऐसे में कभी कोई पुराना पीडब्ल्यूडी का साथी इंजीनियर मिल जाता जो आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग के पद पर था, तो उसका बंगला कार मनीष की सफलताओं को मुंह चढ़ाती। कभी देवर के कार खरीदने की खबर मिलती तो मनीष की बदरंग गृहस्थी उस पर हंसती। सबसे अधिक दुख तो उन्हें तब होता जब माँ भी उनके त्याग की कीमत ना आकर देवर और देवरानी की सुरुचिपूर्ण गृहस्थी की प्रशंसा करती। मनीष झुंझला जाते, कहते, मुझे भी केवल अपना ही अपना देखना होता तो क्या आज मेरे पास सब ना होता? धीरे धीरे मनीष चिड़चिड़े हो गए, रात रात भर जागते। रत्ना बहुत परेशान हो जाती, मनीष और अपनी बदरंग गृहस्थी को संभालते संभालते। हाँ, ईश्वर ने ऐसे समय में उन्हें एक जीने का सहारा अवश्य दे दिया था। उसके गोद में दो प्यारे प्यारे बच्चे डाल दिए थे, जिनकी मोहक मुस्कान ने रत्ना अपना सारा दुख भूल जाती थी। पर मनीष को वे बच्चे भी आनंदित न कर पाते। कहते, अब किसी से प्रेम नहीं करूंगा। धीरे धीरे उसके समझाने से मनीष थोड़ा थोड़ा संभलने लगे थे कि उन्हें दूसरी बार एक जबरदस्त धक्का तब लगा जब देवर का मकान बनकर तैयार हो गया था। मनीष ने माँ से कहा, सुबोध तो यहाँ रहेगा नहीं, उसका हिस्सा भी क्यों ना मैं ही इन किश्तों से खरीद लूं और पूरे घर को थोड़ा आधुनिक रूप में परिवर्तित करा दूं। मगर माँ इसके लिए राजी नहीं हुई। बोली, नहीं, उसको वैसे ही पड़े रहने दो, पुरखों की निशानी है ये। कभी भी वह यहाँ आकर 2-4 दिन रहना चाहे तो अपने हिस्से में रह सके, ये बेची नहीं जाएगी। पर वही हिस्सा देवर ने मनीष के हाथ न बेचकर तब एक अन्य व्यक्ति के हाथ बेच दिया, जब उन्हें सरकार की ओर से 3 साल के लिए इंग्लैंड जाने का ऑफर मिला। मनीष ने इस बारे में माँ से बात की तो उन्हें उत्तर मिला, उसे पैसे की जरूरत थी, अब इतने दिन बहू और बच्चे यहाँ कैसे रहते? वह भी साथ में इंग्लैंड जाएंगे, इसीलिए बेच दिया। जो मकान बनवाया है वह क्यों नहीं बेचा? मनीष ने पूछा। अरे लौट कर आएगा भी तो, अब उतना बढ़िया मकान फिर बनवा कहाँ पाएगा? माँ ने यह उत्तर दिया। मगर आपने तो कहा था कि यह बिकेगा नहीं, मनीष ने पूछा, और इसका जो उत्तर उन्हें माँ से मिला उसने सारे अस्तित्व को हिलाकर रख दिया। माँ ने कहा, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? उसने अपना हिस्सा ही बेचा है, तुम्हें तो पूरा मिला है ना। मनीष बेहद दुखी हुआ, क्योंकि ना कोई उसे समझता और ना ही मान देता। ना ही माँ जन्म देकर उसके दुखों को समझ पाई। धीरे धीरे मनीष को लगने लगा कि उसने सारी मुसीबतों की जड़ माँ है, और माँ न जाने क्यों मनीष को अपना प्रतिद्वंदी समझने लगी। सुबह से जो दोनों लोग अपने कार्यों का लेखा जोखा शुरू करते, तो संभाषण शिष्टाचार की हर सीमा का उल्लंघन कर जाते। बच्चे बेचारे सहमे से खड़े रहते। स्वयं रत्ना की स्थिति तो और अजीब हो जाती। ना तो वे मनीष को शांत कर पाती और ना माँ को। और फिर एक स्थिति ऐसी आ गई कि दोनों को एक दूसरे का मुंह देखना भी गवारा ना होता। और फिर इन संबंधों का अंत आज की घटना से हुआ। रत्ना आज भी यह समझ नहीं पाती है कि भूल कहाँ हुई। क्या मनीष का अपने परिवार के लिए त्याग करना एक भूल थी, अथवा थोड़े से मान की अपेक्षा करना एक भूल थी? यदि यह सब भूल न थी, तो भूल कहाँ हुई कि जिसका परिणाम इतना भयंकर निकला? तो ये थी मीरा सिन्हा द्वारा रचित कहानी, भूल कहाँ हुई। धन्यवाद।